तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। कला और संस्कृति से शुरू करते हैं। स्रोतों में एक सवाल है एक ऐसी नृत्य शैली के बारे में जो अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए जानी जाती है। जवाब है सत्रिया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। ये कहाँ से और इतना खास क्यों है? ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा काफी देर से मिला, साल 2000 में। अच्छा, जबकि ये परंपरा लगभग 500 साल पुरानी है। 500 साल? जी, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी नींव महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने रखी थी। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, मतलब ये भक्ति का एक तरीका है, एक प्रार्थना है। नोट्स में भी इसका जिक्र है कि ये सत्र यानी मठों में किया जाता था। इसमें पुरुष डांसर को भौंजी और महिला डांसर को सीमंगी कहा जाता है। और भावना नाम के नृत्य नाटक में भगवान कृष्ण की कहानियों को दिखाया जाता है। तो ये कला और आध्यात्म का एक खूबसूरत संगम है। वाकई, कला और आध्यात्म का संगम। स्रोतों में एक और नृत्य का जिक्र है, कुचिपुड़ी। इसकी क्या खासियत है? कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलपुरम से निकला है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खासियत है पीतल की थाली के किनारों पर नाचने की कला। पीतल की थाली पर? मतलब कैसे? सोचिए, नर्तक अपने पैरों को एक पीतल की तश्तरी के किनारों पर रखकर उसे खिसकाते हुए पूरे मंच पर घूमते हैं और साथ में अभिनय भी करते हैं। कमाल है। जी, ये संतुलन और कला का एक अद्भुत प्रदर्शन है। इसके जनक सिद्धेंद्र योगी थे और इसके कलाकारों को भागवथालू कहा जाता था। वो गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करते थे। कमाल है। नृत्य के बाद इन नोट्स में त्योहारों की एक लंबी लिस्ट है। काला घोड़ा कला महोत्सव का जिक्र है। ये नाम तो बड़ा अनोखा है। हाँ, ये मुंबई में हर साल फरवरी में होता है। जी, 1999 में शुरू हुआ था। बिल्कुल, और ये नाम उस इलाके की वजह से पड़ा जहां ये होता है, मुंबई का फोर्ट एरिया, जहां काले पत्थर से बना घोड़े पर सवार किंग एडवर्ड सप्तम का एक स्टैचू हुआ करता था। आज ये भारत के सबसे बड़े मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल्स में से एक है। और नोट्स में तो पूरे भारत के त्योहारों की झलक है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा और गणेश चतुर्थी, कर्नाटका का कंबाला। कंबाला ये तो भैंसों की दौड़ है ना? जी, कीचड़ भरे धान के खेतों में होने वाली भैंसों की एक पारंपरिक दौड़। ये एक तरफ तो एक खेल है, लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का एक तरीका भी है। अच्छा। और इसकी तुलना अगर हम केरल के थय्यम से करें तो संस्कृति की विविधता साफ दिखती है। थय्यम में कलाकार घंटों मेकअप करके खुद देवता का रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं इसकी। और लोगों ने सचमुच का देवता मानकर अपनी परेशानियां बताते हैं। तो एक तरफ कंबाला जैसा एक प्रतिस्पर्धी खेल है और दूसरी तरफ थय्यम जैसी एक पवित्र और आध्यात्मिक परंपरा। ये एक बेहतरीन तुलना है। कला की बात चल रही है तो संगीत को कैसे छोड़ सकते हैं। एक सवाल है गुंदेचा बंधु के बारे में कि वो किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से हैं। जवाब है डागर घराना। ये घराना सिस्टम क्या है, मतलब इसे थोड़ा समझाएंगे? घराना संगीत में एक तरह का कह सकते हैं परिवार या ब्रांड होता है। जैसे एक खास रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वैसे ही एक घराने में गायकी का एक खास अंदाज, कुछ खास नियम और तकनीक गुरु से शिष्य तक जाती है। डागर घराना ध्रुपद गायकी के लिए जाना जाता है, जो संगीत की सबसे पुरानी और शुद्ध शैलियों में से एक है। तो मतलब हर घराने की अपनी एक पहचान होती है। बिल्कुल, जैसे नोट्स में पंडित जसराज का जिक्र है, जो मेवाती घराने से थे। उनके संगीत में भक्ति और आध्यात्मिकता की एक गहरी छाप थी। वहीं लता मंगेशकर जी भिंडीबादार घराने से जुड़ी थी, जिसकी खासियत आवाज की स्पष्टता और सादगी थी। अच्छा। और उस्ताद आमिर खान, जिन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की, वे अपनी धीमी गति की ध्यान मग्न कर देने वाली गायकी के लिए जाने जाते थे। तो हर घराने का अपना एक चरित्र है। चलिए, कला की इस दुनिया से अब खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। स्रोतों में एक ट्रॉफी का जिक्र है, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। यह किस खेल आयोजन में दी जाती है? ये भारत के राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल गेम्स में उस टीम को दी जाती है जो ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक जीतती है। ये एक तरह से खेलों की चैंपियनशिप ट्रॉफी है। और इन राष्ट्रीय खेलों का इतिहास भी काफी पुराना लगता है। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुए थे। लाहौर में? जी, इन्हें तब इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। ये जानना भी दिलचस्प है कि भविष्य के खेल कहाँ होंगे। 38वें खेल 2025 में उत्तराखंड में और 39वें मेघालय में। ये दिखाता है कि कैसे अब खेल बड़े शहरों से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। एक बात और, हमें इन्हें खेलो इंडिया गेम्स से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो अलग है ना? बिल्कुल सही। खेलो इंडिया गेम्स एक अलग पहल है जो जमीनी स्तर पर यानी यूथ
यूनिवर्सिटी और विंटर गेम्स के जरिए नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये अंतर समझना जरूरी था। अब सीधे आते हैं क्रिकेट पर, जो कि भारत का जुनून है। एक नियम के बारे में सवाल है, फॉलो ऑन। ये नियम मतलब अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? स्रोत इसे बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। सबसे पहली बात, फॉलो ऑन T20 या वनडे मैचों में नहीं होता। अच्छा। ये सिर्फ क्रिकेट में होता है, यानी जो मैच 5 दिन या उससे ज्यादा चलते हैं। नियम यह है कि अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दूसरी टीम पर कम से कम 200 रनों की बढ़त बना लेती है, 200 रन? हाँ, तो वो दूसरी टीम को तुरंत दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए कह सकती है, बिना खुद दूसरी पारी खेले। इसका मकसद खेल में तेजी लाना और नतीजा निकालना होता है, खासकर जब खराब मौसम या किसी और वजह से समय बर्बाद हुआ हो। क्रिकेट से जुड़े कुछ और बड़े सटीक आंकड़े भी नोट्स में हैं, जैसे गेंद का वजन और बल्ले की लंबाई। ये सिर्फ नंबर है या इनका खेल पर कोई गहरा असर पड़ता है? नहीं, इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच तय किया गया है। ये वजन गेंदबाज को गति और स्विंग हासिल करने में मदद करता है। अगर गेंद इससे हल्की होती तो हवा में उतनी तेजी से कटती नहीं, और अगर भारी होती तो खिलाड़ियों के लिए चोट का खतरा बढ़ जाता। सही बात है। इसी तरह बल्ले की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बल्ले और गेंद के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। अगर बल्ले कितने भी बड़े हो सकते तो ये खेल पूरी तरह से बल्लेबाजों का हो जाता। और एक और चीज जिसने खेल को बदल दिया, DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हाँ, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसने अंपायरिंग में एक क्रांति ला दी। इसने मानवीय गलतियों को कम किया है और खेल को और ज्यादा निष्पक्ष बनाया है। खेल और खिलाड़ियों की बात हो और उपनामों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन कूल किसे कहा जाता है, ये तो शायद सभी जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल, और ये उपनाम सिर्फ मजे के लिए नहीं होते, ये अक्सर खिलाड़ी के चरित्र या उनके खेलने के अंदाज को दर्शाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं क्योंकि वे गेंदबाजी की कला में माहिर थे। और बॉम्बे बॉम्बर भी। हाँ, और राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा गया क्योंकि उनकी रक्षात्मक तकनीक को भेदना लगभग नामुमकिन था। ये भी सच है। सौरव गांगुली को दादा और बंगाल टाइगर कहा जाता है, जो मैदान पर उनके आक्रामक रवैये को दिखाता है। हाँ, और कभी-कभी ये उपनाम खिलाड़ियों पर एक तरह का बोझ भी डाल देते हैं। द वॉल कहलाने के बाद द्रविड़ से हमेशा उम्मीद की जाती थी कि वे टीम को मुश्किल से निकालेंगे, चाहे उनकी फॉर्म कैसी भी हो। ये एक बहुत बड़ा दबाव होता है। बिल्कुल, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्रिस गेल का उपनाम यूनिवर्स बॉस, वो उनके बेखौफ और दबंग अंदाज को पूरी तरह से दिखाता है। खिलाड़ियों के ये उपनाम दिखाते हैं कि वे मैदान के बाहर भी एक कहानी बन जाते हैं, और कई खिलाड़ियों ने अपनी कहानी खुद लिखी भी है, जो हमें सीधे किताबों की दुनिया में ले जाता है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। हमारे स्रोतों में कई क्रिकेटरों की आत्मकथाओं की लिस्ट है, जैसे सचिन की प्लेइंग इट माय वे या सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इन किताबों के शीर्षक भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, जैसे युवराज सिंह की किताब का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये सिर्फ क्रिकेट के टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई और जिंदगी के असली टेस्ट की कहानी है। ये बहुत मार्मिक है। क्रिकेट से हटकर साहित्य के एक बड़े नाम का भी जिक्र है। ग्रिमिस उपन्यास किसने लिखा था? जवाब है सलमान रुश्दी। ये उनका पहला उपन्यास था। जी, और सलमान रुश्दी का जिक्र आते ही मिडनाइट्स चिल्ड्रन का ख्याल आता है, जिसके लिए उन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। ये उपन्यास एक तरह से आधुनिक भारत का रूपक है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों में जिन दूसरे भारतीय लेखकों का जिक्र है, वे भी अपने लेखन के जरिए भारत की कहानी कह रहे हैं। जैसे अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर, जिसे भी बुकर पुरस्कार मिला। ये किताब भारत के दो चेहरों की कहानी कहती है, एक चमकता हुआ और एक अंधेरे में डूबा हुआ। हाँ, मैंने पढ़ी है ये सामाजिक असमानता पर एक तीखा व्यंग्य है। या फिर विक्रम सेठ की द गोल्डन गेट, जो पूरी की पूरी किताब एक पद्य उपन्यास है, यानी कविताओं में लिखी गई है। पूरी किताब? हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय लेखक भाषा और शैली के साथ कितने प्रयोग कर रहे हैं। सलमान रुश्दी जैसे लेखकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की वजह से ही अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और ये अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे संविधान से। चलिए अब उसी पर गहराई से बात करते हैं। बेहतरीन ट्रांजिशन। संविधान वाले हिस्से में अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स के बारे में एक सवाल है।
दूसरी और तीसरी अनुसूची के बारे में। ये दोनों सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें एक बारीक सा फर्क है। क्या फर्क है? दूसरी अनुसूची में बड़े संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज, इनके वेतन और भत्तों की बात है। अच्छा, सैलरी। हाँ, मतलब उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी। जबकि तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदों पर बैठे लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है, यानी एक का संबंध वेतन से है और दूसरे का वचन से। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और नोट्स में कुछ और जरूरी अनुसूचियों का भी जिक्र है, जैसे 8वीं अनुसूची जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, या 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है। ये 1985 का 52वां संशोधन था, जिसने राजनीति में आयाराम गयाराम की प्रथा को रोकने की कोशिश की। अब आते हैं मौलिक अधिकारों पर। अनुच्छेद 20 के किस खंड में दोहरे दंड यानी डबल जेपडी का सिद्धांत है? इसका जवाब है खंड 2। इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। ये न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन अनुच्छेद 20 इससे भी ज्यादा सुरक्षा देता है। इसका खंड 1 कहता है कि आप किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं दे सकते जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था। और खंड 3 कहता है कि आप किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और सबसे खास बात शायद ये है कि ये अधिकार कभी छीने नहीं जा सकते। बिल्कुल, यही इस अनुच्छेद की सबसे बड़ी ताकत है। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान भी सरकार अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात है। जी, यह नागरिकों को राज्य की निरंकुश शक्ति से बचाने की एक गारंटी है। स्रोतों में एक असली केस का भी जिक्र है, विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध क्यों कहा? क्योंकि ये अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन था। ये अनुच्छेद हर गिरफ्तार व्यक्ति को ये जानने का अधिकार देता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए थे। ये केस एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये असल जिंदगी में नागरिकों की ढाल बनता है और सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। और आखिर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक सवाल है। कौन सा अनुच्छेद उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है? यह अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इसे हमेशा अनुच्छेद 29 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर भारत की विविधता को मजबूत करते हैं। और जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उन्होंने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के ताले खोलती है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? जी। अम्बेडकर का मानना था कि बिना इस अधिकार के बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। ये अधिकार उन्हें असलियत में लागू करवाता है। सवाल संविधान से है। इसमें रिट्स यानी वृट्स के बारे में पूछा गया है। अब ये शब्द सुनने में तो भारी लगता है, पर है बड़े काम का। सवाल है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। जी, और ये सवाल सीधे तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। देखिए, नोट्स में 4 रिट्स का जिक्र है। हेबियस कॉर्पस का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना। मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। और क्वो वारंटो, किस अधिकार से? बिल्कुल, ये तीनों एकदम सही दिए गए हैं। एक मिनट, ये थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब एक आम आदमी के लिए इन रिट्स का क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझ लिए कि ये संविधान द्वारा दिए गए वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी नागरिक तब कर सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेती है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। अच्छा। ये नागरिक की आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। हाँ। तो फिर इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? जो जोड़ा गलत है वो है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इसका मतलब मना करना होता है, ना कि टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब उत्प्रेषण या सरशोरियोरी रिट से जुड़ा है। और सबसे जरूरी बात जो नोट्स में भी हाईलाइट की गई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट्स जारी कर सकते हैं। कमाल है।
संविधान के इतने सीरियस टॉपिक के बाद नोट्स हमें सीधे मध्यकालीन भारत में ले जाते हैं, दिल्ली सल्तनत। और यहाँ तुगलक वंश के 3 ऐसे सुल्तान हैं जिनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से। बिल्कुल। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक ये तुगलक वंश का संस्थापक था। वो एक बहुत काबिल सेनापति था जिसने कहते हैं 29 बार मंगोलों के हमलों को नाकाम किया था। शासक बनने के बाद उसने तुगलकाबाद शहर बसाया और एक बहुत जरूरी काम किया, नहरों का निर्माण। अच्छा, नहरें? जी, वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। ये दिखाता है कि उसे कृषि की कितनी समझ थी। और इनसे जुड़ा एक बड़ा मशहूर किस्सा भी तो है, निजामुद्दीन औलिया वाला। जी हाँ, वही हुनूस दिल्ली दूर अस्त वाला किस्सा। कहानी ये है कि जब सुल्तान बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो उसके और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। सुल्तान ने औलिया को दिल्ली छोड़ने का संदेश भिजवाया। जवाब में औलिया ने बस इतना कहा, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। जी। और कमाल यह है कि बात सच हो गई। हाँ, एक अजीब संयोगी पाएंगे कि दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले अफगानपुर में उसके स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल के गिरने से उसकी मौत हो गई। वो कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है, एक सूफी संत की भविष्यवाणी और सुल्तान का ऐसा अंत। खैर, गयासुद्दीन के बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, और ये तो इतिहास का सबसे विवादित किरदार लगता है। नोट्स में लिखा है, सबसे शिक्षित लेकिन रक्त पिपासु। ये विरोधाभासी मोहम्मद बिन तुगलक की असली पहचान है 1325 से 51 तक। वो फिलॉसफी, गणित, खगोल विज्ञान सबका ज्ञाता था, लेकिन उसकी योजनाएं हमेशा समय से बहुत आगे की होती थीं और उन्हें लागू करने का तरीका वो गलत होता था। इन्हें तो पढ़ा लिखा मूर्ख या पागल बादशाह भी कहते हैं ना। लेकिन नोट्स में यह भी लिखा है कि उसने किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही नाम का विभाग बनाया, तकावी नाम के लोन दिए। ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। एक तरफ वो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने जैसा विनाशकारी फैसला लेता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है जो पूरी तरह फेल हो जाती है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वो किसानों की भलाई के लिए एक पूरा विभाग बनाता है जो उस जमाने में एक बहुत प्रगतिशील सोच थी। अच्छा। मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता इसी के राज में भारत आया था और उसने अपनी किताब में इस सुल्तान के अजीबोगरीब स्वभाव के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और फिर इस वंश का तीसरा बड़ा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, नोट्स में इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये उपाधि उसे उसके लोक कल्याणकारी कामों की वजह से दी जाती है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक उसने युद्ध और विजय से ज्यादा ध्यान शासन, प्रशासन और निर्माण पर दिया। उसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक अलग विभाग बनाया। एक मिनट, दासों के लिए एक अलग विभाग? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या उस समय इतने दास होते थे कि उनके लिए एक पूरा सरकारी विभाग बनाना पड़ा? आपका सवाल बहुत सही है और ये उस समय की सामाजिक आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। उस दौर में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे। कहते हैं कि फिरोज के पास ही करीब 1,80,000 दास थे। अरे बाप रे! तो उसने उनके प्रबंधन और कल्याण के लिए एक विभाग ही बना दिया। इसके अलावा उसने गरीबों के लिए दीवाने खैरात मतलब दान विभाग और एक मुफ्त अस्पताल दारुल शफा भी बनवाया। तो क्या सल्तनत का अकबर वाली तुलना सही है? मतलब अकबर की धार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधार तो बहुत बड़े लेवल के थे। देखिए, तुलना पूरी तरह सही नहीं हो सकती। अकबर का विजन और उसकी नीतियां कहीं ज्यादा दूरगामी और समावेशी थीं। लेकिन अगर हम सिर्फ लोक कल्याण के कामों जैसे शहर बसाना, नहरें, अस्पताल बनवाना, पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाना, जैसे उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, बिल्कुल, इन पैमानों पर देखें तो फिरोज शाह का काम वाकई सराहनीय था। इसीलिए इतिहासकार उसे ये उपाधि देते हैं। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही भी लिखी जो हमें उसके नजरिए को समझने में मदद करती है। तुगलक वंश के बाद अब कहानी लोधी वंश पर आती है, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी चैप्टर था। नोट्स के मुताबिक ये अफगान मूल के थे। सही कहा, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसने दिल्ली सल्तनत के पतन का दौर देखा। इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इस वंश में एक और शासक हुआ, सिकंदर लोधी,
जो काफी दिलचस्प था। हाँ, उससे जुड़ा एक सवाल भी है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की, और जवाब है सिकंदर लोधी। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है, क्योंकि एक तरफ एक नए धर्म की नींव रखी जा रही थी और दूसरी तरफ सल्तनत अपने आखिरी दौर में थी। बिल्कुल। गुरु नानक देव का जीवन काल 1469 से 1539 तक और सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक, ये एक दूसरे के समानांतर चलता है। सिकंदर लोदी खुद भी एक काबिल शासक था। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, जो बाद में मुगलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शहर बना। जी बिल्कुल। वो कविता भी लिखता था, है ना, गुलरुखी नाम से। हाँ, वो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। कला और संगीत में भी उसकी रुचि थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही उसी के समय लिखा गया। तो वो सिर्फ एक कट्टर शासक नहीं था, बल्कि कला प्रेमी भी था। इतिहास से निकलकर अब जरा भारत की जमीन पर आते हैं। यहाँ नदियों का जिक्र है, जो देश की लाइफलाइन है। एक सवाल है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? इसका सही जवाब है तेल नदी, क्योंकि ये महानदी की सहायक है, कृष्णा की नहीं। भीमा और तुंगभद्रा ये कृष्णा की बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों पर सवाल अक्सर आते हैं और इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे याद रखने का कोई मजेदार तरीका है? ये नाम अक्सर मिक्स हो जाते हैं। क्यों नहीं। जैसे कृष्णा नदी के लिए आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण के दो सबसे ताकतवर दोस्त थे, एक भीम और दूसरी तुंगभद्रा। हाँ, ये अच्छा है। इस तरह की कहानियों या ट्रिक्स से भूगोल को याद रखना आसान हो जाता है। नोट्स में प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे लंबी नदियों का भी जिक्र है, गोदावरी जो 1465 किलोमीटर है और कृष्णा 1401 किलोमीटर। यह एक और सवाल है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। इसे नक्शे पर विजुलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम भारत के दक्षिणी छोर से ऊपर की तरफ यानी उत्तर की ओर आएं, तो ये नदियां एक के बाद एक समुद्र में मिलती हैं। सबसे नीचे दक्षिण में कावेरी, फिर उसके ऊपर कृष्णा, फिर गोदावरी, उसके बाद महानदी और सबसे उत्तर में सुवर्णरेखा। तो ये एक तरह से भारत के पूर्वी तट का नक्शा खींचती हैं। बिल्कुल। नदियों के बाद बात आती है उन पर बने बांधों और झरनों की। यहाँ भी कुछ कमाल के फैक्ट्स हैं। जी, जैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो ओडिशा में महानदी पर बना है। ये दोनों इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। और झरनों के बारे में क्या? यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे झरने का भी जिक्र है। हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। 979 मीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से पानी सीधा नीचे गिर रहा है। ये सोचना भी कमाल है। जी, और भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल फॉल्स है, जो कर्नाटक में वाराही नदी पर है। नदियों और बांधों के बाद झीलों पर भी एक पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें लोनार झील का नाम भी है, जो महाराष्ट्र में है। इसकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प है ना? बिल्कुल। माना जाता है कि लोनार झील आज से करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी गड्ढे में पानी भरने से बनी है। अच्छा। इसीलिए इसका पानी खारा भी है और इसका रंग भी बदलता रहता है। इसके अलावा लिस्ट में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, जो ओडिशा में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर, जम्मू कश्मीर में। जी, और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड, केरल का भी जिक्र है। अब विषय बदलते हैं और अर्थशास्त्र की तरफ चलते हैं। एक बुनियादी सवाल है, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? आज के समय में इसका जवाब है सेवा क्षेत्र, यानी सर्विसेज सेक्टर। आज़ादी के वक्त कृषि का योगदान सबसे ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा बदला है। सेवा क्षेत्र यानी आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। और यहीं पर दादा भाई नौरोजी का भी जिक्र है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जी, और उनका योगदान सिर्फ राजनीति में नहीं, अर्थशास्त्र में भी बहुत बड़ा था। उन्होंने ही 1870-68 में पहली बार एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में आई, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। और इसी में उन्होंने अपनी मशहूर ड्रेन थियरी दी थी।
बिल्कुल। ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत, ये उस समय के लिए कितना बड़ा विचार था। ये एक धमाके जैसा था। पहली बार किसी ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ ये साबित किया कि ब्रिटिश राज भारत को लूट रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन सैलरी, पेंशन और व्यापार के नाम पर इंग्लैंड जा रहा है और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा। इसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक आर्थिक आधार दिया। अर्थशास्त्र में कुछ और शब्द हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। क्या इन्हें किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। इसे एक परिवार की कमाई की तरह समझते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वो पैसा है जो परिवार के लोग घर की सीमा के अंदर रहकर कमाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता है और पैसे घर भेजता है। जब हम घर की कमाई में उस बाहर से आए पैसे को भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, तो जीडीपी देश की अंदर की कमाई है और जीएनपी देशवासियों की कुल कमाई, चाहे वो कहीं भी हो। और ये एनएनपी, हाँ। अब मान लीजिए कमाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों जैसे कंप्यूटर या बाइक के मरम्मत में कुछ पैसा खर्च हो गया। इस टूट फूट या घिसावट, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसके खर्च को जब हम कुल कमाई यानी जीएनपी से घटा देते हैं तो जो बचता है वो है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी असली नेट कमाई। बिल्कुल। ये तरीका तो बहुत आसान है। इसी से जुड़ा एक और टॉपिक है माइक्रो फाइनेंसिंग, जिसमें मोहम्मद यूनुस और नाबार्ड का नाम आता है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब है बहुत छोटे छोटे कर्ज देना, खासकर उन गरीब लोगों को जिन्हें बैंक लोन नहीं देते। इस आइडिया के जनक हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। उन्होंने 1970 के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। ये आइडिया इतना बड़ा कैसे बन गया कि इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार तक मिल गया? क्योंकि ये सिर्फ एक लोन नहीं था, ये गरीबों को, खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया था। यूनुस ने ये साबित किया कि गरीब लोग भरोसेमंद होते हैं और छोटा सा कर्ज भी उनकी जिंदगी बदल सकता है। इसी क्रांति के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और भारत में नाबार्ड इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। जी, नाबार्ड जैसी संस्थाएं इसी काम को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए अब आखिर में विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। भौतिकी का एक सवाल है, कौन सी एक वेक्टर यानी सदिश राशि है? इसका जवाब है वेग यानी वेलोसिटी। इसे भी एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपकी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये हुई चाल यानी स्पीड, जो एक स्केलर राशि है। इसमें सिर्फ मात्रा है। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी कार 60 की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो ये हुआ वेग यानी वेलोसिटी। जैसे ही आपने दिशा बताई, ये वेक्टर यानी सदिश राशि बन गई। मतलब दिशा है तो वेक्टर, नहीं है तो स्केलर। सिंपल। और एक क्लासिक सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये पुरस्कार मिला जे थॉमसन को। उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वैसे दिलचस्प बात यह है कि एक परमाणु को पूरी तरह समझने में वैज्ञानिकों को काफी वक्त लग गया। मतलब 1897 में एटम के अंदर पहली चीज मिली, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। फिर 20 साल बाद 1917 में रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन की खोज की। अच्छा। और उसके भी 15 साल बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल कण यानी न्यूट्रॉन को खोजा। तो एक एटम की पूरी तस्वीर बनने में ही दुनिया को लगभग 40 साल लग गए। वाह। और अब आखिरी सवाल, जीव विज्ञान से खाद्य श्रृंखला पर। हाँ, ये असल में प्रकृति में ऊर्जा के सफर को दिखाता है। सूरज की एनर्जी को हरे पौधे, जो उत्पादक है, वो भोजन में बदलते हैं। फिर उन पौधों को खरगोश, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो खाता है। और खरगोश को लोमड़ी खाती है, जो द्वितीयक उपभोक्ता है। जी। और जब ये सब मर जाते हैं तो जीवाणु और कवक, जो अपघटक हैं, इन्हें सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि फिर से पौधे उग सकें। बिल्कुल। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और एक आखिरी फैक्ट शैवाल यानी एल्गी पर है। लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम रोडोफाइसी है। जी। इसी तरह हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी और भूरे शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं। शैवाल, जिन्हें हम आम भाषा में काई कहते हैं, वो पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। और नोट्स की एक खास बात यह है
कि इसमें MOP अयंगर का नाम भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक के तौर पर दिया गया है। ये छोटी छोटी जानकारियां ही परीक्षा में फर्क पैदा करती हैं। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, चाहे वो सल्तनत का इतिहास हो, नदियों का भूगोल हो या GDP के आंकड़े, हर चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, भूगोल इतिहास तय करता है, जैसे नदियों के किनारे ही सभ्यताएं बसती हैं। इतिहास अर्थव्यवस्था की नींव रखता है, जैसे तुगलकों ने नहरें बनाई तो कृषि बेहतर हुई। और विज्ञान हमें इन सबको समझने का एक नजरिया देता है। ज्ञान असल में टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क की तरह होता है। सही कहा। अरे ये बात करते करते मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। हमने दादा भाई नौरोजी की 1901 की ड्रेन थ्योरी की बात की कि कैसे भारत का धन और संसाधन बाहर जा रहे थे। श्रोता इस पर सोच सकते हैं कि आज के इस ग्लोबल दौर में क्या उस पुरानी ड्रेन थ्योरी का कोई नया रूप मौजूद है? क्या आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच पूंजी, प्रतिभा और संसाधनों का प्रवाह एक तरफा है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन जैसे नामों से जानते हैं? या फिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अब पूरी तरह बदल चुकी है?